अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब। उनसे खट्टी मीठी गुफ्तगू करेंगे। अभी मार्का हक गुजरा है और उसका 1 साल भी मुकम्मल हुआ। उस दौरान में पाकिस्तान की जो बयानिए के हवाले से क्या ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने ये सब कुछ पलटा, और इसके साथ ही साथ दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसा रहा आपका वजारत इत्तलात का अब तक का सफ़र? 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी साहब, और ऑब्वियसली ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है और समझा जाता है कि इसमें क्योंकि आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है और बहुत सारे मामलात हैं, चैलेंजेस हैं जिनको निपटना पड़ता है। बट मैं ये समझता हूँ इस 2 साल के अंदर अगर मैं मैक्रो सतह पे देखूँ तो पाकिस्तान की इकॉनमी का टर्न अराउंड, ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट से रिकवरी से टुवर्ड्स ग्रोथ की तरफ एक सफ़र पर गामज़न होना, फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी जिसमें ना सिर्फ एक जंग आपने जीती, मार्का हक अस्करी क़ुव्वत अपने आप को साबित किया, फिर सालसी की तरफ जाना और दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग को रुकवा के, सीज़ फायर करवा के मामलात में बातचीत के अंदर उसको लेके जाना, फिर जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, और जिस तरीके से वो दुनिया के लीडर्स को इंगेज कर रहे हैं चीज़ों के अंदर और पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल रही है, ये बहुत बड़ी हाईलाइट रही है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक जो इमेज है इन 2 सालों के अंदर रेडिकल इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिसको लोग सीरियसली लेते हैं, जिसका नाम इज़्ज़त और कदर से लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब इन चीज़ों को हाईलाइट करने का मौका मिला और ये तारीख़ी तौर पर हमेशा चीज़ें याद रखी जाएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सफ़र अल्लाह ताला के बहुत फजलो करम से, माँ बाप की दुआओं से बहुत अच्छा रहा है। मगर आगे मज़ीद इसको बेहतर कैसे करना है वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी इनोवेशंस लेके आए हैं, उस पर तफसील से आपसे बात करेंगे। मगर हैविंग सेड दैट, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और उस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के नतीजे में जो एक जहर आलूद कैंपेन चलाई जाती है इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की शख्सियात के ख़िलाफ़, ऑल्दो अब वो इरेलेवेंट हो रही है डिबेट, बिकॉज हर वक्त वो बाकायदा जो है ना चीखो पुकार कर रहे हैं कि जी सानून गाला कड्डो ताकि असी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, इस मुल्क का एक तरक्की का सफ़र है। इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, आपकी मिलिट्री पावर, आपने दुनिया को एक चीज़ साबित की है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो सलाहियत रखता है, पोटेंशियल रखता है, बल्कि जब व्हेन पुट टू द टेस्ट वी हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो अब डिबेट जो है ना वो इकॉनमी की होगी, फॉरेन पॉलिसी की होगी और अपने आप को, अपनी पावर को मनवाने की होगी, जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ें करके दिखाई हैं। अब इसमें ऑब्वियसली जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो पत्थर फेंकने वाले भी होते हैं, मगर पॉलिसी ये है कि अपने सफ़र को ठीक रखें और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं तवज्जो कम रखें। ये मार्का हक के दौरान क्या हुआ क्या? मतलब अब ये देखें कि हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें मिलता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बयानिया। क्या किया था वहाँ इस दौरान में? क्या हुआ ऐसा कि हमें इंडियन साइड इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत कम नज़र आई, जबकि पाकिस्तान की तरफ से उसका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह? क्या स्ट्रेटजी? देखिए, एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो जैसे ही पहले मिसाइल आके गिरे इंडिया की तरफ से, तो हम आधे घंटे के अंदर जहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमने अपनी भरपूर तैयारी की, डिजिटल टीमें थीं, इंटरनेशनल मीडिया से ख़ुद रब्ता किया, उनको लाइन अप किया और जाके पाकिस्तान का बयानिया उनके सामने रखा और उसको पूरे पाकिस्तान में लाइव कट किया, ताकि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जा रहा है, पाकिस्तानी भी देखें कि ये इन्फॉर्मेशन क्या जा रही है। हमारा क्योंकि बयानिया सच पे मबनी था और इंटरनेशनल मीडिया को हम हक़ाइक़ और दलाइल से बात अपनी कर रहे थे। इंडियन मीडिया का जोर वॉर हिस्टीरिया, वॉर मॉन्गरिंग पे था और एक उन्होंने थिएटर ऑफ सॉर्ट लगाया हुआ था जिसमें आपको लोग उछलते कूदते भी नज़र आ रहे थे, चीखों पुकार करते भी नज़र आ रहे थे, लेटते भी नज़र आ रहे थे। तो दुनिया ने देखा कि ये तो नॉन सीरियस हैं, एंड वी वेंट टू द इंटरनेशनल मीडिया विद अ वेरी सीरियस पोस्चर सेइंग कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, दिस इज़ व्हाट वी मीन एंड वी मीन बिजनेस। अगर हमें इन्होंने करते रहे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सिविल मिलिट्री सिनर्जी का भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो ISPR के साथ एक कॉर्डियल और एक क्लोज कोऑर्डिनेशन थी, जिसकी बदौलत मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़, दलाइल और फैक्ट्स दुनिया के सामने रखने में बहुत हमें मदद मिली। और इंटरनेशनल मीडिया पे मैं समझता हूँ हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा। वी वेंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, वो वेस्ट का हो, वो ईस्ट का हो, वो मिडल ईस्ट का हो, वो यूरोप का हो, अमेरिका का हो। हम CNN, BBC, स्काई, अल अरेबिया, TRT, अल जज़ीरा, CGTN, यू नेम इट,
हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे थे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े तरीके से रख रहे थे, और उसको तक़वियत ज़्यादा तब मिली जब वज़ीर आज़म ने पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन की एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया और पेशकश की। उसके बाद इंडिया के गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल गई। अब इसमें जो है हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि इंडिया की जानिब से फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा फैलाया गया था। हंसी आती है कि कोई लाहौर के साथ जो है वो बंदरगाह जो है वो लगा रहा था, कोई किसी को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पे कब्जा हो गया था, पिंडी और चकवाल तक, मतलब ये सारी कुछ थी। तो इस चीज़ को कैसे काउंटर किया? मतलब जाहिर है वहाँ पे भी तो देखते हैं ना, या जबकि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स और जो मीडिया है उसको बैन किया हुआ था इंडिया के अंदर। ये जब मौका आया तो ऑब्वियसली हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया के फोरम थे बड़े सीरियस लोग हैं और मैच्योर जर्नलिज्म लोगों ने किया, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म किया। तो इंडियन चैनल्स पे जो ये मैंने कहा थिएटर चल रहा था, और लाहौर की बंदरगाह, मुल्तान की बंदरगाह के कब्ज़ा हो गया है, कराची का पोर्ट तबाह हो गया है, हमने टेक ओवर कर लिया है, हमारी फ़ौजें उतर गई हैं, पेशकदमी कर रही हैं। तो वो आपको याद होगा कि वो एक इनका रिपोर्टर था जिसने कहा ये आतंकवादी मेरे सामने से गुजरा है, और वो छुपा हुआ था और वो उन्होंने एक ड्रामेटाइज किया सिचुएशन को। फिर एक और था, एक वो मोर्चा बना के बैठा हुआ, कहीं स्टूडियो में बनाया हुआ था। तो वो क्लिप्स बड़ी एक हमें मच नीडेड कॉमिक रिलीफ मिला जंग के दिनों में। तो लोगों ने कॉमेडी शोज देखना बंद कर दिए। पाकिस्तानी, मैं कई लाहौरियों को जानता हूँ, उन्होंने कहा स्टेट ड्रामे तो नहीं जाना, इंडियन चैनल ला लो। तो ये ऐसे भी लोग मौजूद थे। तो हमारे पास जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है, हमारे रिनाउंड जर्नलिस्ट के चैनल्स को बैन कर दिया है वहाँ पे, तो हमारी टीम ने कहा क्या करना चाहिए, बैन करें? मैं कहा बिल्कुल ना करें। इंडियन मीडिया अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इनको चलने दें। जितना लोग इनको देखेंगे पता लगेगा कि कितने नॉन सीरियस और कितने ये फुलिश लोग हैं। तो उस पर ये हुआ कि हमारे एक बंदे ने आइडिया दिया, उसने कहा एक काम करते हैं, हम अपने कौमी तराने और मिली नगमे उनके यूट्यूब पर चला देते हैं। उन्होंने हमारा बैन किया है, हम अपना कंटेंट उन पर चला देंगे। तो फिर एक दिन आया अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के मिली नगमे, उनके लोगों ने लान तान शुरू कर दी उनकी हुकूमत पे कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, आप उनको बैन कर रहे हैं, वो अपने मिली नगमे हमारे मुल्क के अंदर चला रहे हैं। तो इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट कि हमने इसको रोकना कैसे है, बट वी हैव डन इट बाय देन। और हम इन्फो ऑप्स के अंदर वहाँ पे झंडे गाड़ के तो फिर वापस आ गए। अच्छा, अब ये एक फेक न्यूज़ जो है सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ जो है वो बढ़ चुकी हुई है। तो इस फेक न्यूज़ के हवाले से कैसे आपने उसके लिए क्या इक़दाम करी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ कवानीन या गिरफ्तारियाँ और वही सारा कुछ है, या कुछ और भी प्लान किया गया? देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है, ये मल्टी डोमेन की चीज़ है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं इसके। एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कवानीन हैं, अभी वो इवॉल्व हो रहे हैं, NCCIA है, पीका एक्ट है, वो चीज़ें अभी एक इर्तिका के अमल से गुजर रही हैं। एक है कॉल आउट करना, फैक्ट चेक करना। इसमें हमने एक तो सबसे पहले UNDP के साथ एक कोऑपरेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, और वो इसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं UNDP वाले। उन्होंने एक सेमिनार अभी करवाया, हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करवाई कि हाउ टू कॉम्बैट एंड काउंटर फेक न्यूज़। यंगस्टर्स को बहुत बुलाया उसके अंदर उनको भी ट्रेनिंग दी गई, बताया गया कि ये कैसे इसको निपटना है। फिर बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं, बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स अब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। एक बड़े मीडिया ग्रुप का IBA कराची के साथ एक एग्रीमेंट है, हमारा पाकिस्तान TV का नस के साथ एक एग्रीमेंट है। हमने अब डिफरेंट हैंडल्स बनाए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेक स्टैम्प करके हम फौरी तौर पे बताते हैं कि जी ये खबर गलत है। ये हमें रिसेंटली अफ़गानिस्तान वाली जंग में, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में, जब इन्होंने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने झूठ बोलना शुरू किया सिविलियंस के हवाले से, कैजुअल्टीज़ के हवाले से, तो हमने वो फैक्ट चेक फोरम्स के ज़रिए मिनट टू मिनट चीज़ों को काउंटर किया, और अब फैक्ट चेक फोरम्स इस्टेब्लिश हुए हैं। मगर देखिए, इसके अंदर मैं बहुत ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ हमारे सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें कोई लाइन जाती है, क्या होता क्या है, मतलब हाउ यू डिसाइड इसको या ये लोगों का अपना है? अब मैंने अब देखा है जब वो पानी बंद कर देंगे हम पाकिस्तान में, तो वो बहुत मजे की मीम्स जो हैं वो मुद्दी पानी खोल मीम्स जो थी ना जी, मैं समझता हूँ कि हम ये समझते थे कि हम वी ग्रू अप विद अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। हम एक हुब्बुल वतनी के जज्बे से अपने बचपन से लेके अब तक हम बड़े हुए, और झंडियाँ लगाना, 14 अगस्त को दिए जलाना, तो जेन जी का एक अपना स्टाइल है। तो
जेन जी जब ये वॉर आई तो मीम वॉर जब उन्होंने शुरू की, इंडिया तो सर पकड़ के बैठ के उन्होंने कहा यार ये कौन लोग हैं, ये हमारा तो मस्खरा उड़ा रहे हैं, इधर बम चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार लाहौर आके रास्ता ना पूछना गुम जाओगे, कराची सड़क जरा ध्यान से क्रॉस करना डंपर के नीचे आ जाओगे, मोबाइल घर छोड़ के आना। तो वो मतलब हमारी जो नौजवान नस्ल है बड़ी इनोवेटिव है। और देखिए हमने बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ भी एसोसिएटेड हैं, मुख्तलिफ टीम्स हैं, ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जगह पे वो राब्ते में भी रहते हैं, मगर पाकिस्तान की यूथ ने जो किरदार अदा किया और इसमें स्पेशली मैं आपको बताऊं, हम हमेशा नेगेटिवली लेते हैं कि ओवरसीज़ को बैठा है तो वो कोई, इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी, जो हमारे लोग हैं बड़े बड़े सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर, उन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको मैं भी जानता हूँ वो देवर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। तो जो कोई कंट्रीब्यूट कर सका जिस जगह वो बैठा हुआ था, तो आई थिंक इट वाज मार्का हक और बुनियानो मरसूस, वो वाकई पूरी कौम इकट्ठी होकर एक दीवार बन गई। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि आज ना कोई गवर्नमेंट है ना कोई अपोजिशन है, आज हम सारे पाकिस्तानी हैं और एक कॉमन दुश्मन से हमारा मुकाबला है और हम उसको जो है भरपूर मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये भी एक फैक्टर था कि हम सारे यूनाइटेड हो गए। उस वक्त में भी कुछ लोग अपनी एक कैंपेन चला रहे थे मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनको देखने वाला कोई नहीं था। और जिससे हमने ये बात समझ ली तो उस दिन बहुत बेहतरी आ जाएगी चीज़ों के अंदर। और मैं उस वक्त के जो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना किरदार अदा किया, आई पे ट्रिब्यूट टू देम। और स्पेशली जो पाकिस्तान का मीडिया है, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन्स और मीडिया हाउसेस, देखिए रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, ठहराव के साथ और तसल्ली के साथ कि एक गलत खबर नहीं जानी चाहिए। और जब फजर के वक्त हमारे फतह मैदानों ने ठाठा शुरू की तो उसके बाद फिर पूरी कौम ने देखा कि दुश्मन जो 4 दिन से बढ़ के मार रहा था, अल्लाह के फजल से 4 घंटों के अंदर घुटने टेक के जी सीज़ फायर कर लें। अच्छा, आपने बात की कि जिस तरह से टर्न अराउंड किया इकॉनमी को और फिर उसके बाद, लेकिन ये मौजूदा तनकीद भी हो रही है जी पेट्रोलिंग प्राइसेस के हवाले से, जो लेवी को एक सतह पे लेके जाके गए हैं। अब कंपैरिजन भी आ रहे हैं कि किस मुल्क के अंदर क्या है क्या नहीं है। जी, बहुत सारी कामयाबियां हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये आप आम नीचे जाएं, अवाम वो क्या सोच रही है? बिल्कुल, देखिए इस बात को हम बहुत अपसेट है, इस बात को हम समझते भी हैं, इसको बड़ी शिद्दत से महसूस भी करते हैं और हम समझते हैं कि सारी इससे अफेक्टेड है। ऑब्वियसली ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मगर वज़ीर आज़म साहब ने, हुकूमत ने, जब बदतरीन वक्त था और दुनिया के मुल्कों के, बांग्लादेश में आप देख लें राशनिंग हो रही है, लाइनें लगी हुई हैं, इंडिया में कतारें लगी हुई थी, एक दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की शॉर्टेज ये नहीं हुआ कि किसी को इमरजेंसी है, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने मोटरसाइकिल निकाला है, वैन निकाली है, गाड़ी निकाली है, तो पेट्रोल स्टेशन बंद है या पेट्रोल स्टेशन पे लाइन लगी है। अल्लाह के फजल से एक दिन भी किल्लत नहीं हुई। पहली बात ये, इस पूरी क्राइसिस के अंदर फ्यूल की मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर ने पहले शुरू कर दी थी और आउटसाइड द स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वहाँ से भी हमें कार्गोज आना शुरू हो गए थे और एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी। आगे फिर क्या किया, आगे उन्होंने कहा कट लगाओ, सरकारी तेल 50% अक्रॉस द बोर्ड ख़त्म, ठीक, तनख्वाहें ख़त्म और अरबों रुपए की सेविंग करके कई 100 अरब रुपए की लागत से पेट्रोल की प्राइसेस को उन्होंने संभाला दिया। जब दुनिया में वो स्काई रॉकेट कर रही थी, हमारी प्राइसेस नीचे जा रही थी, बिकॉज हमने सब्सिडी की शक्ल में या रिलीफ की शक्ल में पैसा डेवलपमेंट फंड का भी डाइवर्ट कर दिया और जो हो सकता था वो किया। अच्छा, अब देखिए उस दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि कुछ हमारी कमिटमेंट है जो हमें इंटरनेशनल जो हमारे मॉनेटरी फंड है उसके साथ भी होती है और वो मुतरफ़ हैं कि पाकिस्तान ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं और पाकिस्तान ठीक सिमत में जा रहा है और पाकिस्तान ने बड़ा डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आया है। आलमी मंडी में भी एक बेयकीनी की सूरत हाल है, प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। ये उस दिन वज़रा ने भी दोनों ने बात की और ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि जब भी मुमकिन होगा रिलीफ दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल इस दफ़ा भी एक इंक्रीज़ आया, बट अगर आप कंपेयर करें कि पीछे वाले इंक्रीज़ अगर वो ना रोकते तो अभी इस वक्त कीमत क्या होती। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, ये देखें कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब आगे इस बजट भी आ रहा है, ठीक है, आपने सब्सिडी दी, आपने उसको कीमतों को नीचे रखने की, लेकिन इसका फॉलो आउट तो आना है ना। देखिए बजट के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या फिर हम देखेंगे कि एक और मिनी बजट आएगा? देखिए प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ उनकी पॉलिसीज़ हमेशा प्रो पुअर रही हैं और उन्होंने पिछली दफ़ा भी, आपको याद होगा, सैलरीड क्लास का जो बजट था उस पर बोझ कम किया पिछले बजट के अंदर। उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जितना रिलीफ मुमकिन हो सके, और ये नहीं होता, देखें हमने इस मुल्क में हुकूमतें देखी हैं
कि जहाँ जो किसी ने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी ने ब्रीफिंग दिया कि ये इस तरह है, अच्छा जी चलो ठीक है जी, कुछ नहीं कर सकते। वो ही टेक्स अस टू टास्क, वजीरों को, अफसरों को, वो बाकायदा तौर पे वो ही ऑलवेज हैज एन आइडिया। वो कहते हैं यार आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आओ। ये क्या बात हुई, ये तो मुझे भी पता है जो चीज़ें तुम बता रहे हो, कोई नई चीज़ लेके आओ। तो ही इज़ ऑलवेज ऑन हिज टोज, और सारों को वो हमेशा ना वो भगाते रहते हैं कि यार कोई सोल्यूशन लेके आओ। देखिए जितना उनको मैंने देखा है कि वो एक दर्द रखते हैं, तो मच नीडेड रिलीफ इंशाल्लाह ताला जिस हद तक मुमकिन होगा वो बिल्कुल, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न है, उनकी प्रायोरिटी है। और उन्होंने ये कहा है, और आपने देखा वज़रा ने भी कहा, पेट्रोलियम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने, जैसी देखिए इंशाल्लाह ताला मामला जिस तरफ जाता है, कीमतें नीचे आ रही हैं, आएंगी, तो वो रिलीफ आवाम को दिया जाएगा। मगर दुनिया के मुल्कों में आप जो भी कह लें, आप देख लें ना खित्ते में क्या हुआ, पूरे खित्ते के अंदर कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मजदूर की सैलरी जो है वो वहाँ पे क्या है, जी वहाँ पे बिल्कुल, तो 8 पाउंड पर आवर पे है। और Absolutely. अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फिर और एब्सोल्युटली। बिल्कुल देखिए मुख्तलिफ हो मैं जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ना, इसी चीज़ को देखते हुए जो कई सौ अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। प्राइम मिनिस्टर ने पूरा जोर दे के उसको वो गुंजाइश पैदा करवाई, और उन्होंने कहा वजीरों पे, मशीरों पे, अपर क्लास पे कट लगाएं, और ये इस मुल्क के गरीब तबके का हक उस तक पहुँचाएँ। बाकी बिल्कुल इसको हम महसूस भी करते हैं, और हमें एहसास है कि ये बड़ी मुश्किल है, मगर इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इसका हल निकलेगा, और जैसे ही गुंजाइश मुमकिन होगी वो गुंजाइश पैदा की जाएगी। बाकी देखें, हिस्ट्री में जाएं तो IMF के प्रोग्राम में किसने कहा था कि मैं ख़ुदकुशी, बहरहाल छोड़ें, अब वो जिस तरह करके गए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। बट हमने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रखनी है, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है ना, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं। आज रेमिटेंसेस का फिगर देख लें, उसमें इजाफा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। ये कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, ये ग्लोबल फैक्टर्स तय करते हैं, ये हुकूमत का कसूर नहीं है। और लेवी का जो मामला है, देखिए एक चीज़, जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और एक आपकी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो उसमें ये फैक्टर भी आता है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, एक वक्त आएगा जान छूट जाएगी इस चीज़ से। मगर इसके साथ साथ हुकूमत ने रिलीफ से अपना माइंड बिल्कुल नहीं हटाया और प्रायोरिटी में रिलीफ को रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह देयर विल बी बेटर डेज। अल्लाह ताला खैर रखे। अच्छा, अब आपने बात की वजारत इत्तलात जब संभाली, कैसी थी? देखिए ऑब्वियसली कितना कुछ हो चुका हुआ था उसके अंदर, क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए एक तो हमने आते ही, मैं आया तो उन्होंने कहा जी यही दफ्तर है। तो मैंने कहा जी वो किधर है? डिजिटल सेंटर, को स्क्रीन लगी हों, को मॉनिटरिंग, को ग्राफिक्स, कोई वीडियोस, रील्स, ये तो वो ज़माना है, तो वो सिस्टम कहाँ है? उन्होंने कहा जी कोई नहीं है। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वो बनाया। उसमें पॉडकास्ट स्टूडियो है, उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, रील के बनाने वाले, पूरा एक कंप्लीट, जिसको आप वॉर रूम कहते हैं। जंग में यही हुआ ना, जैसे ही जंग शुरू हुई हम आधे घंटे में यहाँ थे एंड हमने काम शुरू कर दिया था। तो एक बिल्कुल नर्व सेंटर है और तमाम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ। गेमिंग रूम भी है एक, हम अब काम कर रहे हैं एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन के ऊपर कि पाकिस्तानी गेम्स डेवलप हों किसी वक्त, और वो भी हमने यहाँ पे एक सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। कोशिश ये है कि ये रिफॉर्म दर रिफॉर्म आए। अभी पाकिस्तान TV हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस पर हमने अंग्रेज़ी में एक स्ट्रैटकॉम टूल है। आज दुनिया के बड़े जरीदे, बड़े अखबारात, बड़ी पब्लिकेशंस, बड़े चैनल्स आज पाकिस्तान TV को कोट करते हैं। यंग एनर्जेटिक वहाँ पे हमारी वर्कफोर्स है और दे आर वेरी गुड इन व्हाट दे डू। एंड हमने 100% अल्लाह ताला को मैं हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, पाकिस्तान TV अल्हम्दुलिल्लाह 100% अपने मेरिट पे भर्ती किए। लोग इस मुल्क के अंदर अब ये भी हो गया है कि किसी से किसी का रिश्ता होना तो लोग बिला वजह क्या एक तनकीद करते हैं। बिल्कुल करते रहें, उनका राइट है। हम पब्लिक ऑफिस होल्डर है, हमारा काम है तनकीद को बर्दाश्त करना। बट पाकिस्तान TV डिजिटल, पाकिस्तान TV सैटेलाइट, ये डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एक हमारा मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सेल बन रहा है, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट क्रिएट होता है या चीज़ें क्रिएट होती हैं, उनकी वो जो वायलेट करती हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, हम कम अज़ कम रिपोर्टिंग का तो मैकेनिज्म डेवलप करें ना। ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर नहीं आता, बट हमने एक अलहदा से वो भी सेल डेवलप हम कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये जो पूरा सेटअप है डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, इसको हम इंटीग्रेटेड डिजिटल मीडिया सेंटर बनाएंगे।
और इसके हर सेक्शन में अब हम कुछ तो देखें ना, 3 महीने के अंदर ये सेटअप बना DCT का, हमने 4 महीने के अंदर पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट, पाकिस्तान टीवी डिजिटल खड़ा किया, और अब उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो नैरेटिव मेकिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज़, रील से लेके ओपिनियन मेकिंग से लेके दुनिया के ममालिक के अंदर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लाने तक वो तमाम काम वो करते हैं। तो कोशिश ये है कि जब तक अल्लाह ताला को मंजूर है और जब तक वज़ीर आज़म ने मुझे ये कलमदान सौंपा हुआ है, कोशिश ये है कि रिफ़ॉर्म और नई इनोवेशन करके इस मिनिस्ट्री का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की जाए। और जब इसको इंशाल्लाह ताला छोड़ के जाऊं तो कम से कम जो अगला आए वो देखे कि यार पिछले वज़ीर ने काम बहुत किया था। और कोशिश यही है, उसमें ऑब्वियसली मुश्किलात भी आती हैं, रिफ़ॉर्म आसान काम नहीं है, हर्डल्स बहुत आती हैं, और बड़ा मुश्किल था PTV को भी रिफ़ॉर्म करना, बिकॉज वहाँ भी छोटे छोटे माफियाज बैठे हुए हैं, और जब सही काम करने निकलो तो वो ऐसी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं एक और चीज़, देखें जितने हमारे एंकर्स हैं PTV के ऊपर, जब मैं आया था मेरे से पहले पता नहीं गुमनाम लोग जो हैं वो स्क्रीन ऑक्यूपाई किए हुए थे। अब कम से कम ये म्यार रखा है कि जो प्राइवेट चैनल पे स्क्रीन पे बैठ सकता है वही आके PTV के अंदर एंकर बैठेगा। एंड ऑब्वियसली उससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। लोग क्या करते हैं, उसको अपने ऊपर से बात हटाने के लिए वो कोई ना कोई कैंपेन शुरू कर देते हैं। बट अब मैंने अपनी पूरी टीम को, और हम अब इस पॉलिसी पर अमल पैरा है, हमने रिफॉर्म करना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो कोई कहता है कहता रहे, अल्लाह ताला को जवाब दें हैं और इस मुल्क के लोगों को जवाब दें हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे 30 साल से किसी वजह से ही बैठे हुए ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उन्होंने कई वज़ीर भुगताए होंगे, मैं तो फिर भी एक बड़ा कमज़ोर सा नातमा सा आदमी हूँ, तो मुझे भी भुगता लेंगे, बट इट डजंट मैटर, बिकॉज रिफॉर्म जब आप कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली लोग इरेलेवेंट हो जाते हैं। हमने पाकिस्तान TV बनाया तो जो लोग पिछले सिस्टम में बैठे हुए थे वो अब ऑब्वियसली वो साइडलाइन हो गए। अब नई चीज़ आएगी, जिद्दत आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन आएगी, तो प्रॉब्लम तो होता है। बट जिनको है बस अल्लाह ताला हिदायत दे उनको। बहुत तनकीद होती है हुकूमत के ऊपर पीका और ये NCCIA की कार्रवाइयों के हवाले से, बिलखुसूस जो आज़ादी इजहार राय है, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे जो हैं वो होते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। सहाफ़ी को हथकड़ी में दिखाना क्यों लाज़िम हो गया है? इसके लिए कोई आपने मुरतब की है स्ट्रेटजी के सहाफ़ी के, भाई ज़रा पूछ लो उससे, या रात को जाना है उसको और उठा के बस ले ही आना है? देखिए, एक तो आज़ादी इज़हार राय, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे से बेहतर जानते हैं। इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशंस अपनी जगह मौजूद हैं। दुनिया के ममालिक के अंदर कवानीन होते हैं, कवानीन पर अमल दरामद होता है, और वो ये नहीं देखा जाता कि वायलेट करने वाला सियासतदान है, सहाफ़ी है, ब्यूरोक्रेट है, कौन है। कानून हरकत में आता है। कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना। अखबारात के लिए आपका फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक TV चैनल्स के लिए पैमरा मौजूद है। कोई चीज़ होती है, पैमरा नोटिस देता है, पेनल्टी डाल सकता है, लाइसेंस रिवोक कर सकता है। तो फिर अगर एक बंदा कैमरा उठाए और जो उसके दिल में आए वो करे, हमने देखा ना, हमने आप ही की सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी बंदे के लिए जिंदाबाद और उसी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगते हुए देखे। हमने देखा कि एक चीफ जस्टिस इफ्तिताह करने जाते हैं एक मॉन्यूमेंट का, वहाँ पे उनके साथ एक बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया जाता है। देखें, अब नज़रिया रखें, मगर नज़रिए को बदतमीज़ी में तब्दील करके, गालम गलोच में तब्दील करके पूरी कौम पे इम्पोज तो ना करें ना। हमने देखा कि एक पूरी लहर चलाई गई मुल्क के अंदर बद तहजीबी की, बदतमीज़ी की, गालम गलोच की, और हम अपोजिशन में थे। मैंने कई मरतबा, मैं बदनाम भी इस वजह से हो गया कि मैंने कई मरतबा उसी ज़बान में जवाब दिया या उससे 10 गुना ज़्यादा ज़बान में जवाब दिया कि भाई अगर ये करोगे, अव्वल तो हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ेगा तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तो ये ऑपोजिशन के दौर में थी। बट देखें, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के ऑब्वियसली, देखिए मैं और चीज़ है, मैं तो एक आपको जनरल एक अपना व्यू दे रहा था। देखिए, मैं बेशतर सहाफ़ियों से राब्ते में भी रहता हूँ। किसी को कोई लीगल मुश्किल आए, मैं फौरी उसको हल करने की भी कोशिश करता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। मगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। उस पर मैंने तमाम जो प्रेस की बॉडीज़ हैं उनको कहा था कि आप खुद कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लें। चलें, हुकूमत नहीं बनाती, PFUJ, APNS, CPNE, PBA, अमेंड, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, जितने भी आपकी ये NPC, नेशनल प्रेस क्लब, जितने इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं आपकी,
कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लें। अब सहाफ़त की आड़ में पॉलिटिकल वर्कर आए और वो सहाफ़ी बनने की लिबादा ओढ़ के पॉलिटिक्स करे, तो मुझे बताएं इसका क्या हल है? ये कोई ना कोई तो डिस्टिंक्शन होनी चाहिए ना। मेरे पास प्रेस क्लब का कार्ड है, मैं किसी सहाफ़ती इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, मैंने सहाफ़त की है इस मुल्क के अंदर, या अब ये है कि जिसके पास 10 व्यू आ जाते हैं उनका ख्याल है कि जी हम जो है हमारा बर्थ राइट है कि हम जो मर्जी बोलें, और ऐसा ऐसा कंटेंट चल रहा है, ऐसा ऐसा कंटेंट चल रहा है कि दुनिया का कोई मुल्क अलाउ ना करे। बरतानिया के अंदर डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं, डैमेजेस पे करते हैं, हमारे चैनल्स एक दूसरे को सू करते हैं जाके बरतानिया के अंदर, और फैसले आते हैं। अभी आपने देखा है बरतानिया में एक पाकिस्तान के अंदर तो हालत ये है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है उन्होंने बहुत ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इमरान खान ने जो आपको पता है कि यहाँ पे खड़े होकर किया था, वो उन्होंने डेफेमेशन का वो आज तक डिसाइड नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब के खिलाफ केस है, उसमें तकरीबन 150 पेशियाँ ले चुके हुए हैं, और पेशी पे पेशी, उसके बाद कोई ना कोई बहाना डाल देते हैं, कभी वकील चेंज कर लेते हैं, कभी गवाह चेंज कर देते हैं, तो वो चल रहा है और कई साल से चल रहा है। अब 2017 में वो किया था, और आज हम तकरीबन अब 9 साल हो गए। अब अगले साल हम उसकी 10 साल एनिवर्सरी मनाएंगे कि जी ये इस केस को अब 10 साल हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब अपना वकील जो है वो चेंज कर देते हैं और पेशियों पे पेशियाँ ले। देखिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट खुद बनता, इम्प्लीमेंट होता, बहुत अच्छी बात थी। कोई सहाफ़ी जो अपना नज़रिया एक्सप्रेस करता हो, अपना व्यू एक्सप्रेस करता हो, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट प्रेजुडिशियल टू दी स्टेट सिक्योरिटी, या वो कोई ऐसी हसास चीज़ नहीं है जिससे मुल्क को ख़तरा हो। अब तो ये रिवाज बन गया था, अब काफ़ी बेहतरी आई है, आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं, बट एक रिवाज बन गया था कि जी मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाओ। अब फ़ख्र होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट लेके निकले हुए हैं, किसी ने माथे पे लगाया है, किसी ने जेब में रखा है, किसी ने डैशबोर्ड पे रखा है, मगर गुमराह करने वाले लोग मौजूद थे ना, जो मुल्क के खिलाफ इनको एक नफरत अंगेज कैंपेन चला के उस तरफ लेके जा रहे थे। तो देखिए, कवानीन बुरे नहीं होते, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, कि आप एक कानून को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो इसलिए कुछ लिमिट्स होती हैं हर चीज़ की। नहीं, इसमें देखें ना कि इस हवाले से जो है वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है होता, मतलब आप जैसे कि डेफेमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ना, कि मतलब पीका के अंदर डेफेमेशन तो क्रिमिनल जो है ना वो सिविल उसके अंदर आता है, मगर तो उसको नहीं देखना चाहिए। तो अगर देखें, जिस शख्स ने कहा था कि आप में भी तो मैं आपको अर्ज करूं ना, फॉर एग्जांपल, आज मैं खुदा ना खास्ता आप पे गुस्ताख का लेबल लगा दूं, और जिस तरह काजी फायजीसा के बारे में कहा गया, एक रिलीजियस जमात के मेंबर थे जिन्होंने ये कहा कि जो काजी फायजीसा का सार लेगा मैं इतने करोड़ दूंगा, तो वो तो सोशल मीडिया पे ही था ना, या उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था। अब क्या उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए क्योंकि उन्होंने एक राय का इजहार कर दिया है? ये देखे ना, अब जब ये कवानीन बने थे उस जमाने में इफ्तिखारुद्दीन के साथ हुआ क्या? पकड़ा गया, कहाँ है? केस चल रहा है उसका, केस तो चल रहा है ना जी, गिरफ्तार रहा, केस चल रहा है उसका। मगर हैविंग सेड दैट, जिस ज़माने में कवानीन बने कत्ल के हवाले से, अगवा बराए तवान के हवाले से, डिकॉयटी, रेप, इस हवाले से, तो सोसाइटी के अंदर ये जराइम बढ़ रहे थे, तो बने थे ना। अब डिजिटल स्पेस के अंदर कोई इससे बड़ा जुर्म कर जाए, जो बैठ के कह दे कि जी 10 बंदों को कत्ल कर दो और कोई पूछगछ ना हो। देखिए, कवानीन मौजूद होने चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और जूरिस्प्रूडेंस वो ऑब्वियसली डेवलप होगी तो एक बेहतरी आएगी सिस्टम के अंदर। मगर किसी न किसी हवाले से चेक एंड बैलेंस तो हर सोसाइटी में ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा और बिल्कुल जो है वो अनफेटेड होगी हर चीज़, तो फिर हर चीज़ कोलैप्स कर जाएगी। एक वक्त आएगा कि किसी के बच्चे इस मुल्क में महफूज नहीं होंगे। तो अभी तक कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ आपको पता है? अब देखें, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो दौर इमरान खान साहब का दौर था उससे आप कंपेयर कर लें तो नाजायज़ केस किसी के खिलाफ नहीं बनाया जाता, ना ही इनकरेज किया जाता है। जेन्युइन जो चीज़ आती है वो जो कानून ऑफिस करने वाले इदारे हैं जिनके ज़िम्मे ये काम है, NCCI है, पहले FIA था, अब NCCI है, वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। वो नहीं है कि सेल बना हुआ है कि जी कोई साहब उसके हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन करते हैं इसको बंद कर दो, इसको छोड़ दो, इसको ये कर दो। वो वाला सिस्टम नहीं है। जो चीज़ आती है कानून के मुताबिक वो प्रोसिक्यूट होता है। वो नामों और शक्लों के हवाले से नहीं होता, वो जो एक्ट है, कॉन्डक्ट है, उसके मुताबिक होता है। PTI के साथ निगोशिएशंस का कोई दोबारा प्रोसेस शुरू करने का कोई इम्कान है या बस? मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई ऐसी ना तो अभी कोई ऐसी गुफ्तगू शनीद है, ना कोई इसका इम्कान नज़र आता है। नॉट टू माई नॉलेज, आई डोंट थिंक ऐसा कोई मामला ऐसा नहीं है कोई। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, एब्सोल्युटली है। मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन कमीशन मौजूद है, उसके अंदर आप दरख्वास्त दें,
और इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ बाउंड बाय लॉ टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर। तो ये आज तक आपके यहाँ कितनी आई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से? हज़ारों एप्लीकेशन। उसमें जवाब नहीं दिया जाता? नहीं, जवाब देखें आप उसके एक्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो चीज़ पूछेंगे जवाब मिलेगा। आरटीआई इज़ एन एब्सोल्यूट राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम असेंबली में भी जवाब दें, वहाँ भी जवाब देते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से क्वेरीज आती हैं उसका भी जवाब देते हैं, हम जवाब दें। बहुत शुक्रिया था ताहिर साहब, आपने Thank you हमें जी। वक्त दिया। इंशाल्लाह गाए बगाए आपसे होती रहेगी गुफ्तगू, क्योंकि आज टाइम आपने खुद ही बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया और मौजू को भी रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन अगली मरतबा खुल के नहीं, बात मौजूद करेंगे। तो कोई रह नहीं गया उन पीछे। शराय दसूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए और हाँ, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि तहजीब के दायरे के अंदर।